दोस्तों, आज का विषय हर किसी के मन को विचलित करने वाला है। इसकी वजह है झांसी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में लगी आग, जो इतनी भयानक थी कि इसमें न्यूली बॉर्न बेबी यूनिट में भर्ती 11 बच्चे जिंदा जलकर राख हो गए। इस खबर से पूरा देश सहम गया। आपने सरकारी अस्पतालों में कई तरह की लापरवाहियों के बारे में सुना होगा। अभी कुछ ही दिन पहले पता चला कि न्यू बॉर्न बेबी की आँख नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी चूहे ने उसे कुतर लिया। एक अस्पताल में तो नवजात शिशु को वहाँ घूम रहे आवारा कुत्तों ने ही नोच नोच कर खा लिया। झांसी के हॉस्पिटल में उस वक्त करीब 50 बच्चे एडमिट थे, जिनमें से 39 को सेना और फायर ब्रिगेड ने बचा लिया। उस वक्त मौजूद लोगों ने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के कारण आग लगी, जिससे धमाका हो गया और पूरे वार्ड में आग फैल गई। वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगाया, लेकिन वो 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था। अस्पताल में हाहाकार मच गया। माएँ अपने बच्चों को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ बिलखती चिल्लाती मदद के लिए दौड़ रही थी। घटनास्थल का नज़ारा इतना दर्दनाक था कि कई माताएं बिलखती हुई बेहोश हो गई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। सरकार भले ही हेल्थ सेक्टर को करोड़ों का बजट देती है, लेकिन प्रशासन उस बजट का कितना और कैसे इस्तेमाल करता है, ये इस घटना ने साबित कर दिया। हॉस्पिटल के खराब पड़े फायर अलार्म को किसी ने चेक नहीं किया था। अगर समय समय पर सिक्योरिटी सिस्टम चेक किया जाता तो उन 11 मासूमों की बलि नहीं चढ़ती, जिन्होंने दुनिया में अभी कदम रखा ही था। कुछ दिन पहले 25 मई को दिल्ली के विवेक विहार में एक हॉस्पिटल में आग लगने से 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक ये बेबी केयर हॉस्पिटल अवैध रूप से चल रहा था और इसमें सिर्फ 5 बेड थे, जबकि 12 बच्चों को भर्ती किया गया था। इसी तरह राजकोट में एक गेम जोन में भीषण आग लगी और 27 लोगों की मौत हुई, जिसमें 9 बच्चे थे। शव इतनी बुरी तरह जल गए थे कि उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराना पड़ा। यहाँ भी फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाही बरतने का मामला सामने आया था। नवंबर 2021 में भोपाल के कमला नेहरू हॉस्पिटल के पेडियाट्रिक विभाग में आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि 3 बच्चे झुलस गए थे। 8 मंजिल के इस हॉस्पिटल में आग बुझाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। जांच में पता चला कि हॉस्पिटल के पास बिल्डिंग की फायर एनओसी भी नहीं थी। हद तो तब हो गई जब आग को काबू करने के लिए लगे उपकरण भी काम नहीं कर रहे थे। इसी तरह 3 साल पहले महाराष्ट्र के भंडारा में न्यू बॉर्न केयर यूनिट में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई थी। प्रशासन ने माना था कि हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी उपकरण लगाने का प्रपोजल 1 साल से पेंडिंग पड़ा था। इस तरह के हादसों की लंबी सूची है, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि इतने बड़े बड़े हादसों के बाद भी हम सबक नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, ये आपकी और हमारी दोनों की जिम्मेदारी है कि हम जब अपने आसपास कुछ भी लापरवाही होते हुए देखते हैं तो उसे उजागर करना चाहिए, संबंधित विभाग को सूचना देनी चाहिए, जिससे ये तांडव दोबारा ना हो सके। दोस्तों, आजकल लगता है जैसे मानवता धीरे धीरे धरती पर दम तोड़ रही है। आए दिन अखबारों की सुर्खियां हमारे दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देती हैं। झांसी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 11 नवजात बच्चों के जिंदा जलने की खबर से हम अभी उभर भी नहीं पाए थे कि गुजरात के पाटन जिले के मेडिकल कॉलेज में एक और नौजवान छात्र की रैगिंग से मौत हो गई। ये सुनकर आप सभी को शौक लगा होगा। आप भी मेरी तरह ये सोच रहे होंगे कि सरकार ने रैगिंग रोकने के लिए इतने सख्त कानून बनाए हैं, बावजूद इसके यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में रैगिंग धड़ल्ले से हो रही है। इंट्रोडक्शन के नाम पर सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर से मारपीट या उन्हें इतनी मेंटली टॉर्चर करते हैं कि कई स्टूडेंट सुसाइड करने की कोशिश तक कर लेते हैं। गुजरात के धारपुर मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अनिल मिथानिया की रैगिंग की गई और उसकी जान चली गई। सीनियर्स पर आरोप है कि उन्होंने पहले अनिल को गंदी गंदी गालियां दी,
उसके बाद उससे फिल्मी गानों पर डांस कराया और इतना ही नहीं, जब वो थक गया तो 3 घंटे तक उसे खड़ा रहने के लिए मजबूर किया। वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए कॉलेज में भेजते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं से दिल दहल जाता है। आप खुद सोचिए, अनिल के माता पिता की हालत क्या होगी जब उन्होंने अपने 18 साल के बेटे की मौत की खबर सुनी होगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2001 से ही रैगिंग पर बैन लगा रखा है। बावजूद इसके रैगिंग आज भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। देश के किसी न किसी कोने से रैगिंग की शिकायतें आती रहती हैं। साल 2009 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के बाद छात्र अमन काचरू की मौत हो गई थी। घटना के बाद देश में बवाल मचा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नियम कानून बनाने के लिए निर्देश दिए। उसके बाद से राज्य सरकारों, यूजीसी, एआईसीटीई जैसे संस्थानों ने देश भर में मौजूद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इसकी जिम्मेदारी दे दी थी। इसके बाद यूजीसी ने रैगिंग रोकने के लिए कई नियम कानून बनाए। कानूनन दोषी छात्रों को 3 साल जेल और जुर्माने का प्रावधान भी किया। रूल्स फॉलो ना करने पर इंस्टीट्यूट्स की मान्यता रद्द करने के निर्देश भी दिए। इसके बावजूद भी रैगिंग का ये रोग खत्म नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगर जल्द ही रैगिंग के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में ना जाने कितने ही अनिल और अमन जैसे छात्रों को रैगिंग के नाम पर बलि चढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, आज दुनिया भले ही विकास की तरफ बढ़ रही है, भले ही टेक्नोलॉजी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, भले ही हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि एक रिमोट पर सारी दुनिया टिक गई है, लेकिन इन सब के बावजूद लोगों ने अपना संयम और अपनी मानसिक शांति कहीं खो दी है। आज के समय में लोग टेंशन, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से घिरने लगे हैं, जिससे निजात पाने के लिए अब लोग पारंपरिक तरीके अपना रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई देशों में हमारी प्राचीन प्रजातियों पर रिसर्च हो रही है। उनका लाइफस्टाइल और उनके खान पान को जानने के लिए उन्हें विदेशों में बुलाया जा रहा है। इस कड़ी में हमारे देश की घुमंतू जातियों को जर्मनी बुलाया गया है, जो वहाँ जाकर लोगों को खुश रहने के हुनर सिखाएंगे। यानी अब यूरोपियन भारत की घुमंतू जातियों और जनजातियों की जीवन शैली के तौर तरीके सीखेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि भले ही ये घुमंतू जातियां मोबाइल, आईपैड, कंप्यूटर से दूर हैं, पर वे मानसिक तौर पर स्वस्थ रहती हैं। ये जातियां पिछड़ी होने के बाद भी तनाव मुक्त रहती हैं। ये घुमंती जातियां मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद को जिंदा दिल रहने का हुनर जानती हैं, जिसे यूरोप में सीखने की होड़ लगी हुई है। इसके लिए जर्मनी की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी बाकायदा भारत की कालबेलिया, रायका रेवारी और भोपा जनजातियों के लाइफस्टाइल पर रिसर्च कर रही है। इस यूनिवर्सिटी ने 3 जातियों को इनकी कुछ खास विशेषताओं के लिए चुना है। कालबेलिया जनजाति के लोग तनाव मुक्त रहने के लिए साथ में समय बिताते हैं, खाना भी सामूहिक रूप से खाते हैं। इसी का हिस्सा कालबेलियाई डांस भी है, जिसे यूरोप के कई देशों की महिलाएं भी सीखती हैं। बाकायदा इसके लिए वहाँ क्लास भी चलाई जाती है। भोपा जनजाति के लोग संगीत के जरिए लोगों को तनाव मुक्त करते हैं, कहानियाँ गाकर लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। यही वजह है कि यूरोपियन कंट्रीज में टेंशन दूर करने के लिए म्यूज़िक और स्टोरी टेलिंग टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। रायका रेवारी जनजाति के लोगों का तनाव दूर करने का अलग ही तरीका है। इनकी संगत बैठती है और ये लोग एक सुर में गाते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलती है। यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि इन घुमंतू जनजातियों में से कुछ लोगों को चुनकर यूनिवर्सिटी के दोनों सेमेस्टर्स में बुलाया जाएगा, ताकि लोग इनके जीवन जीने के तरीके सीख सकें। दोस्तों, आज समझ सकते हैं कि भारत की परंपराएं कितनी कारगर हैं। इसका जीता जागता एक उदाहरण रामायण काल में भी मिलता है, जब लक्ष्मण मूर्छा के समय उनका उपचार संजीवनी बूटी से किया जाता है।
आज भी आयुर्वेद के जानकार वैद्य देसी औषधियों से ही लोगों का उपचार करते हैं। यही वजह है कि आज भारत सरकार भी योग और आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है। इससे तो ये साफ है कि हम कितने ही एडवांस क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमें अपनी परंपराओं को, अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दूसरी से छठी शताब्दी के बीच हमारे देश की पहचान इंडिया, हिंदुस्तान या भारत जैसे नामों से नहीं होती थी। छठी शताब्दी में जब भारत में राजा हर्षवर्धन और दूसरे राजवंशों का शासन था, तब चीन में भारत को चिंतू कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा। जापान में भारत को तेंजिकू कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग। और पूर्वी एशियाई देशों में भारत को चियांगचुक कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का केंद्र। उस समय भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। उस समय प्राचीन सभ्यता में भारत को स्वर्ग कहने का कारण था भारत की सनातन संस्कृति और उसकी विरासत। दोस्तों, भारत प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर उत्सव मनाने वाला देश है और हमारे देश में इतने ज़्यादा त्यौहार हुआ करते थे कि चीन जैसे देश भी हमें देखकर कहते थे कि भारत एक स्वर्ग जैसा देश है। लेकिन आज 21वीं सदी में भारत के प्रति ये धारणा लगभग समाप्त हो चुकी है और इसका कारण है कि हम भारत के लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कट चुके हैं, अपनी परंपराओं को भूल चुके हैं। आप अक्सर ऐसी बातें सुनते होंगे कि हमारे देश में जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, अक्षेत्रीय पहचान से जुड़े पंथ विलुप्त हो रहे हैं, अक्षेत्रीय भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, खान पान पहनावा विलुप्त हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भारत के बहुत सारे त्यौहार अब विलुप्त होते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं? एक अनुमान के मुताबिक भारत के अलग अलग राज्य और क्षेत्रों में मनाए जाने वाले त्योहारों में से बहुत सारे त्यौहार अब खत्म हो चुके हैं, उन्हें मनाया जाना अब बंद हो चुका है और अब नई पीढ़ी इन त्योहारों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अब त्योहारों का मतलब केवल व्हाट्सएप मैसेज तक सीमित रह गया है और अगर कोई त्यौहार होता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देते हैं और फिर व्हाट्सएप पर ही लोगों को विश कर देते हैं। पहले की तरह लोग अब मिलजुल कर त्यौहार मनाने में ना दिलचस्पी लेते हैं, ना ही लोगों के पास वक्त है। पहले लोग अपनों के पास समय निकाल कर जाया करते थे, लेकिन अब वो सब खो सा गया है। कोई त्यौहार तब मनाया जाता है जब हम उसकी सही परंपरा को निभाते हैं और वो भी दिल से, सही मायनों में। जैसे गोवर्धन पर गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की आकृति बनाकर उसकी पूजा होती थी, लेकिन आज ना तो लोग गाय के गोबर को हाथ लगाना चाहते हैं, ना ही गोवर्धन की आकृति को बनाना जानते हैं। ऐसे में पूजा क्या करेंगे? थोड़े दिनों के बाद ये गोवर्धन का त्यौहार भी सिर्फ किताबों में रह जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में ऐसे 200 से ज़्यादा त्यौहार हैं जो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, जिन्हें मनाने वाले लोगों की संख्या मुट्ठी भर रह गई है। देव दीपावली, नाग पंचमी, हरियाली तीज, देवोठनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा, गंगा दशहरा, कुछ ऐसे ही नाम हैं जो अब धीरे धीरे कुछ ही लोगों तक सीमित रह गए हैं, जबकि पहले भारत में यही सारे त्यौहार होली और दिवाली की तरह बहुत बड़े लार्ज स्केल पर मनाए जाते थे। आज हमारे देश के नेता ये तो कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में आ गया है, लेकिन जब हम अपने त्योहारों को भूलने जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलने जा रहे हैं, रीति रिवाजों को भूल चुके हैं, तब क्या हिंदुत्व खतरे में नहीं है? तब क्या सनातन सभ्यता, संस्कृति और हमारी परंपराएं खतरे में नहीं है? पहले लोग त्यौहार मनाने के लिए हफ्ते भर की छुट्टी लेकर गांव जाया करते थे। इस दौरान कोई हाय तौबा नहीं होती थी। पूरा परिवार मिलकर प्रसाद को सादगी के साथ में तैयार करता था। महिलाएं रसोई में गर्मा गर्म पकवान बनाया करती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर धार्मिक परंपराओं के साथ त्यौहार मनाता था। सभी लोग साथ खाना खाते थे, एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा करते थे। लेकिन अब लोगों के पास जीवन में भागदौड़ इतनी है कि त्योहारों के लिए समय ही नहीं है। 2022 में एक सर्वे हुआ, इसमें 60% लोगों ने कहा कि वो भारत के इतिहास, संस्कृति और त्योहारों की पृष्ठभूमि से अनजान हैं।
अब सोचिए, अगर लोगों के अंदर अपने इतिहास को लेकर, त्योहारों को लेकर, संस्कृति को लेकर कोई जानकारी ही नहीं है, तो क्या इन त्योहारों का अस्तित्व खतरे में नहीं होगा? भारत में धनतेरस के त्यौहार को लोगों ने धन का त्यौहार बना दिया और दिवाली को शॉपिंग का त्यौहार बना दिया। आइए एक बार फिर उन भूली बिसरी यादों को समेटते हैं, अपनी जड़ों से एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन त्योहारों के पीछे परिवारों को, समाज को जोड़ने का उद्देश्य छिपा हुआ है, समरसता का मकसद छिपा है और इसी से देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सकती है। दोस्तों, देश में एक बीमारी तेजी से फैल रही है। पश्चिमी देशों से निकलकर ये बीमारी हमारे मेट्रो सिटी में पहुंची और अब तो हालात ये है कि कस्बे और गांव भी इससे अछूते नहीं हैं। ये है रील रोग। यूट्यूब या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करने के लिए रील बनाने का ये रोग इतनी तेजी से फैल रहा है कि कोरोना भी फेल हो गया है। कोरोना का इलाज तो हम लोगों ने फिर भी ढूंढ लिया था, लेकिन ये एक लाइलाज बीमारी की तरह अपने पांव पसार रहा है। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, सभी इसकी चपेट में आ रहे हैं। कुछ लोग तो रील बनाने के चक्कर में अश्लीलता और फुहड़ता की हद भी पार कर देते हैं। कई बार तो ये रोग जान भी ले लेता है। ऐसी एक घटना बिहार के मोतिहारी में सामने आई, जहां बाइक सवार 3 दोस्त रील बनाने के चक्कर में ट्रक से जा टकराए। हादसे में तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। सबसे दुखद बात यह है कि तीनों बच्चे 15 साल की उम्र से भी कम के थे। उन्होंने जिंदगी को अभी ठीक से देखा भी नहीं था, समझा भी नहीं था। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी रील बनाने के चक्कर में कई लोग जान गंवा चुके हैं और मालूम नहीं कि भविष्य में रील्स का ये जानलेवा रोग ना जाने कितने मासूमों को निगल लेगा। आज रील्स बनाने के चक्कर में लोग इतने क्रेजी हो गए हैं कि गली मोहल्लों, सड़कों, बसों, मेट्रो और तो और नदी नाले में घुसकर भी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। इन रील्स ने रियल लाइफ में टेंशन बढ़ा दी है और सीधी सच्ची जिंदगी उलझ सी गई है, जिसके माया जाल को तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोगों को लगता है कि फेमस होने का ये सबसे आसान तरीका है। कोई बिना हेलमेट चलती स्कूटी में होली खेल रहा है, कोई स्टंट करता नजर आता है, मेट्रो के अंदर रंग लगाते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भले ही ये हरकतें पसंद की जाती हों, लेकिन रियल लाइफ में ये हरकतें मुश्किल बढ़ाने वाली हैं। ये विषय इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे कीमती वक्त से लेकर हमारे रिश्तों पर रील्स का असर पड़ रहा है। हम दिमागी तौर पर बीमार होकर भी इस बीमारी से अनजान हैं। रील्स का रोग अब इस कगार पर पहुंच चुका है जहां वक्त रहते हमें रील्स के चक्रव्यूह से खुद को निकालना चाहिए। हाँ, प्रेरणादायी, जरूरी जानकारी देने वाली और स्वस्थ मनोरंजन वाली रील तो निश्चित रूप से बननी ही चाहिए। दोस्तों, साइबर ठग दिन प्रतिदिन लगातार स्मार्ट होते जा रहे हैं। सरकार कदम तो उठाती है, लेकिन ये साइबर ठग सरकार से 1 या 2 नहीं बल्कि 10 कदम आगे हैं। अब साइबर अपराधी एक और नया स्कैम लेकर आए हैं। इस वक्त शादियों का नया सीजन शुरू हो गया है और इस दौरान लोगों को ठगने के लिए अब साइबर अपराधी शादियों के डिजिटल कार्ड्स को व्हाट्सएप पर भेजकर लोगों को ठगने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधी व्हाट्सएप पर शादियों के डिजिटल कार्ड्स की एक ऐसी फाइल लोगों को भेज रहे हैं जिसको डाउनलोड करने से आपके मोबाइल फ़ोन में एक वायरस आ जाता है और इस वायरस से साइबर अपराधी आपके फ़ोन का डाटा चोरी करके आपके बैंक खातों को खाली कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी अज्ञात अननोन नंबर से शादी का कोई कार्ड आता है तो उसे डाउनलोड करने से पहले मेरी इस बात को ज़रूर याद करें।